हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में एक और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना कवर कर रहे हैं जो कि है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, किस में होती है, कैसे होती है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट में हम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लास्ट में ज़रूर सॉल्व करना उस क्वेश्चंस को और मुझे बताना कि कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने सॉल्व हुए और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया या नहीं। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इसके क्वेश्चन हमसे ना छूटे और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, देखो, गैमेटोजेनेसिस की हम बात करें तो इसका मतलब होता है गैमीट बनाना। क्या बनाना? गैमीट प्रोडक्शन। गैमीट प्रोडक्शन, गैमीट प्रोडक्शन। अब आप कहोगे मैम गैमीट क्या होता है? समझो ध्यान से। जैसे मान लो आप जानते हो कि बच्चे के बनने के लिए एक मदर का गैमीट लगता है, एक फादर का गैमीट लगता है। फादर का स्पर्म लगता है, मदर का ओवा लगता है, मदर का अंडा या ओवा जिसे आप कहते हो वो लगता है और दोनों के मिलन से ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो वो जो ओवा है या जो स्पर्म है उसी को हम गैमीट कहते हैं। गैमीट मतलब क्या? गैमीट मतलब होता है आपका ओवा, या इसको सिंगल भाषा में कहूँ तो ओवम कहेंगे। इसी तरह से मेल में होता है स्पर्म, जिसे मैं अगर सिंगल कहूँ तो स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। बहुत सारे हैं तो स्पर्म कहेंगे, एक है तो स्पर्मेटोजोआ। ये किस में बनता है? ये बनता है आपकी फीमेल में। और जो आपका स्पर्म है वो किस में बनता है? वो बनता है आपके मेल में। फीमेल को सिंबल से अगर दर्शाया जाए तो कुछ ऐसे दर्शाया जाएगा, मेल को सिंबल से अगर दर्शाया जाए तो कुछ ऐसे दर्शाया जाएगा। तो ये आपका क्या है? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट को बनाना। गैमेट में फीमेल में हम ओवा बनाएंगे और मेल में हम क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। इसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओवा के बनने की प्रोसेस को एक हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? वो नाम हम दे देते हैं oogenesis। oogenesis, ठीक है। और जो स्पर्म का बनना है उसको हम नाम दे देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो हम यही चीज पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस में दो चीज आएगी, oogenesis यानी कि ओवा का बनना, ये किस में बनेगा? फीमेल में। और हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, ये किस में हम पढ़ेंगे? मेल में। ये दोनों प्रोसेस पढ़ते ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दोनों प्रोसेस आसान नहीं है, थोड़ी सी टफ है। पहले हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ और चीज़ें जाननी होंगी। क्या चीज़ें जाननी होंगी मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले आपको एक तो जानना होगा सेल साइकिल, कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। क्योंकि ओवा या स्पर्म बनाना है तो सेल को डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। जैसे आपके शरीर में कई सारी सेल्स हैं, एक सेल डिवाइड करती है तो दूसरी बनती है, दूसरी डिवाइड करती है, तीसरी बनती है। ऐसे सेल्स आपस में डिवाइड कर करके बनती हैं, तभी इतनी बड़ी आपकी बॉडी बनी हुई है। तो जब भी कोई नया सेल बन रहा है, स्पर्म बनाना है या ओवा बनाना है, तो कोई पुरानी सेल को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि नई सेल्स बने। तो डिवीजन दो तरह से होता है। एक होता है आपका माइटोसिस, ये हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मियोसिस, ये भी हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस होती है। क्लियर है बात? माइटोसिस मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, क्या? अपनी संख्या, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए होता है। संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए होता है ये। कभी भी संख्या अगर आप बढ़ाने हो तो आप क्या करोगे? माइटोसिस करोगे। कभी भी गैमेट बनाना हो यानी कि स्पर्म या ओवा बनाना हो गैमेट बनाने के लिए, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? मियोसिस। बात समझ में आ रही है? ये माइटोसिस मियोसिस एक्चुअल में क्या है ये आपको मेनली तब समझ में आएगा जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे। मैं सेल साइकिल में ये दोबारा से रिपीट करूंगी मियोसिस माइटोसिस के बारे में, तो आप इसके लिए चिंता ना करो। अभी बस मान लो कि मियोसिस माइटोसिस नाम की दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो अभी के लिए बस ये नाम मान लो, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। अच्छा, तो संख्या बढ़ाने के लिए माइटोसिस इस्तेमाल होता है, मियोसिस इस्तेमाल होता है गैमीट बढ़ाने के लिए। एक और बात का ध्यान रखो, जैसे मान लो कोई सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। CHR से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर में पाए जाते हैं। तो जब पेयर में पाए जाते हैं तो हम इसे कहते हैं 2n। n मतलब कि 23
और 2 मतलब कि डबल पेयर में है 2n। तो जब माइटोसिस से कोई सेल बनती है तो वो बनती है 2n, और जब मेयोसिस करने के बाद कोई सेल बनती है तो उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो आधे हो जाते हैं, यानी कि ओनली 23 बचते हैं, तो इसे हम n कहते हैं, ना कि 2n। और n मतलब हैप्लॉइड, इसको अगर कुछ नाम दे दिया जाए तो हम कहेंगे हैप्लॉइड, इसे अगर कुछ नाम दे दिया जाए तो कहेंगे डिप्लॉइड। डाई मतलब होता है 2, तो 2n ऐसे आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल बात है, इसे समझे बिना हमारा जो गैमेटोजेनेसिस है वो हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जिसने भी सेल साइकिल पढ़ा है उसके लिए ये समझना आसान है, पर जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस मान लो, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे की बात ध्यान दो, आगे की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो हम oogenesis पढ़ेंगे, यानी कि ओवा का बनना, दूसरा हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक बात का ध्यान रखो, ये कहीं तो होगा, कोई जगह होगी ना जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो फीमेल का जब हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नजर आता है हमें, ऐसा कुछ फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जहां पे यहाँ पे आपका होता है ओवरी, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी होता है। दो अलग अलग कलर से बन गया, आप एक ही मान लो, ये क्या है, आपकी ओवरी होती है। और ओवरी के अंदर ही कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं oogonia। इन्हीं oogonia की मदद से क्या होता है, oogenesis होता है। कैसे होता है अभी हम समझेंगे, पर जगह समझ लो कि फीमेल के यहाँ पेट के पास क्या होता है, यहाँ पे मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पेल्विस रीजन में। अगर मैं आपको बताऊं, ये आपकी फीमेल है, ठीक है, ये कौन है, आपकी फीमेल है। फीमेल का ये वाला पार्ट, फीमेल का क्या, मेल का, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं थोरैसिक रीजन, थोरैसिक। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं एब्डोमेन, एक मिनट, एब्डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस या पेल्विक रीजन कह सकते हो। तो पेल्विक रीजन में क्या होती है, ओवरी मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो ओवरी कहाँ मिलती है, पेल्विक रीजन में मिलती है, और ओवरी में कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम oogonia कहते हैं, और इसी से क्या होता है, oogenesis होता है। क्लियर है, अच्छा। हमेशा याद रखना कि oogonia 2n होगी, यानी डिप्लॉइड होगी, जहां से शुरुआत हो रही है वो डिप्लॉइड होगा, ये याद रखना। इसी तरह से मेल की बात कर लेते हैं, इसको मैं पूरा मिटा देती हूँ फीमेल को। अब हम बात करें अगर मेल की, थोड़ा सा पेशेंस रखो, लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं मेल की। अगर हम मेल की बात करें तो मेल का अगर हम बॉडी बनाएं तो इस तरह की कुछ बॉडी होती है मेल की, ठीक है। तो यहाँ पे पेल्विक रीजन में, इनका भी ये पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन में यहाँ पे पीनिस होता है और दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो बॉल्स होते हैं, दो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो दोनों बॉल एक पाउच में होते हैं, उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। और इस पाउच के अंदर ऐसा कुछ पाउच होता है और इसके अंदर दो बॉल होते हैं, ऐसा कुछ पाउच होता है, इसके अंदर दो बॉल होते हैं। इन बॉल्स को हम कहते हैं टेस्टिस। एक को कहना होगा, अगर सिंगल को कहना है तो हम कहेंगे TES, ऐसा स्पेलिंग होगा, और दोनों को एक साथ कहना है तो ऐसा स्पेलिंग होगा, आई लग जाएगा। क्लियर है बात। ये जो पाउच है इसको हम कहते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कह देते हैं, स्क्रोटल सैक भी कह देते हैं, स्क्रोटल सैक, और या फिर स्क्रोटम कह दो, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉल होते हैं उसे हम टेस्टिस कहते हैं। अब इस बॉल को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे जो है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो फिर से मेल को बना लेते हैं हम, ये हमारा मेल था, ठीक है। मेल के यहाँ पे दो क्या है, दो आपके बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस को एक बार हम अच्छे से बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये एक जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, टेस्टिस, एक को टेस्टिस कह रहे हैं, और अगर दोनों को कहना है तो यहाँ आई हो जाएगा ई की जगह, ठीक है, स्पेलिंग की बात है। अच्छा,
अब इसके अंदर ना ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पतली पतली सी नलियां होती हैं, ट्यूब होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूब। अगर इसको काट के देखा जाए तो ऐसा कुछ नजर आएगा और इसके अंदर क्या होगी? ट्यूब। इस ट्यूब को हम एक नाम देते हैं, इस ट्यूब का कुछ तो नाम होगा। इस ट्यूब का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। और इसी ट्यूब के अंदर अगर झांक के देखो, जैसे मान लो ये ट्यूब इस तरह की है, इस ट्यूब को अगर जूम करके बनाऊं तो ऐसा बड़ी सी नली है, ऐसे बड़ी सी क्या है? नली है। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और यही क्या बनाते हैं? यही आपके बनाते हैं स्पर्म। यही क्या बनाते हैं? स्पर्म। तो जैसे मैंने बताया था oogonia 2n होता है, वैसे स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होता है? 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड होता है। इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं। फीमेल के पेल्विस रीजन में एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं ओवरी। ओवरी गोल सा प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं oogonia। oogonia की मदद से क्या बनता है? ओवा बनता है, ठीक है। अब ओवा कैसे बनता है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन लोकेशन आपको समझ में आ गई। इसी तरह मेल की अगर हम बात करें तो मेल के बॉडी में पेल्विस रीजन में 2 बॉल्स लटके हुए नजर आते हैं, बॉडी के थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं। उसका रीजन भी हम पढ़ेंगे आगे कभी, जब मैं डिटेल में लेक्चर लूंगी तब हम इसका रीजन पढ़ेंगे। वो जो लटके हुए बॉल्स होते हैं वो एक पाउच में लटके हुए होते हैं। उस पाउच को हम पूरा कहते हैं स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक कहते हैं। और उसके अंदर जो 2 बॉल्स होते हैं उन बॉल्स को हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को अगर काटा जाए तो उसमें दिखाई देगा बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं। और हर एक सेक्शन के अंदर 2 या 3 क्या होती हैं? पतली पतली ट्यूब होती हैं। उन ट्यूब को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। पतली पतली सी नली होती है, उसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं और यही आगे चल करके स्पर्म बनाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis स्टार्ट होता है, जो कि मेन गेमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है। मेन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलो अब उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से अब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होगा? oogonia से। और ये कैसे होंगे? 2n यानी कि डिप्लॉइड। और oogonia भी कैसे होगा? 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये दोनों कहाँ से आए? मैंने आपको समझा दिया डिटेल में कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, oogonia कहाँ है। तो वहीं पे क्या बनना स्टार्ट हो रहा है? स्पर्म बनना स्टार्ट हो रहा है। अब स्पर्मेटोगोनिया ना थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं? माइटोसिस से। थोड़ा ये वाला डायग्राम देखो, एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। वो एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो होता क्या है, स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कैसे? माइटोसिस से। और क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसी तरह से oogonia भी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और संख्या को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, oogonia भी अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। और संख्या को बढ़ा करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे oogonia हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कैसे होंगे? माइटोसिस से। समझो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझाती हूँ। देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में हम बात कर रहे हैं oogenesis की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। मतलब बहुत आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? आपका होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? जैसे मान लो एक सेल है इसके पास, तो ये सोच रहा है मैं अकेले डिवाइड करूंगा तो 1 से 4 बना पाऊंगा। मियोसिस में क्या होता है? 1 सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है। तो ये सोच रहा है मैं अकेले डिवाइड करूंगा तो मैं 4 ही बना पाऊंगा, तो क्यों ना मैं अपने आप को बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लूं। तो ये क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा। कैसे? माइटोसिस कर करके। माइटोसिस। तो बहुत सारे क्या हो गए?
बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स बन गए, बहुत सारे बन गए। अब ये बहुत सारे अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे, लेकिन इनमें से हर कोई डिवाइड नहीं करता। कुछ ही होते हैं महावीर जो कहते हैं हम डिवाइड करेंगे, बाकी लोग कामचोर निकल आते हैं। इसने बेचारे ने संख्या तो बढ़ाई, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या निकल आए, कामचोर निकल आए। वो बड़े कामचोर हो गए। वो क्या कहे कि हम तो नहीं डिवाइड करेंगे, तुम कहते रहो, हम तो नहीं काम करेंगे, हम नहीं डिवाइड करेंगे। तो कुछ महारथी आते हैं जो कहते हैं हम डिवाइड करेंगे। वो क्या कहते हैं, हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो कहते हैं हम डिवाइड करेंगे उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी क्या होते हैं, 2n, क्योंकि अभी तक माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस से बनने वाले भी क्या होंगे, 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कहेंगे चलो भैया अब हम करेंगे मियोसिस। अब ये क्या करेंगे, ये करेंगे मियोसिस। ये क्या करेंगे, ये करेंगे मियोसिस। अब मियोसिस की प्रोसेस कैसी होती है अभी मैं आपको समझाऊंगी। सेम इसी तरह यहां भी समझ लो। oogenesis में oogonia होता है। oogenesis में क्या होता है, oogonia भी एक है मान लो। तो ये सोचता है मैं अपनी संख्या बढ़ा लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ा लेता हूँ। तो बहुत सारे क्या बन गए, oogonia, बहुत सारे क्या बन गए, oogonia बन गए। ठीक है। अब इनमें से भी कुछ कामचोर निकल जाते हैं। सिर्फ लड़के ही थोड़े कामचोर होते हैं, लड़कियां भी कामचोर होती हैं। तो चलो लड़कियों के जो oogonia है वो भी कामचोर हो गए, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि चलो हम आगे भी काम करेंगे, आगे भी काम करेंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए, अभी तक आपको प्रोसेस तो सेम नजर आई, लेकिन ये हो कब रही है, अलग अलग समय हो रही है। समझो बात को। देखो ये आपको दिख रहा है कि सेम है, बिल्कुल सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन हो कब रहा है, अलग अलग समय। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया में तब स्टार्ट होती है जब लड़का 13-14 साल का होता है, यानी प्यूबर्टी उसको आ जाती है। प्यूबर्टी मतलब होता है जब लड़का 13-14 साल का है, यानी कि रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट कर सकता है। 13 से 14 साल का जब लड़का है तब जाके वो क्या कर सकता है, तब जाके उसके जो टेस्टिस है उसके अंदर के जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवाइड करके ये काम स्टार्ट करेंगे। कब, जब लड़का 13 से 14 साल का होगा तब। लेकिन ये जो लड़की होती है, इस लड़की जब ये माँ के पेट के अंदर होती है, मान लो कोई एक लड़की है वो अपने माँ के पेट के अंदर है, तो उसी समय जब वो अपने माँ के पेट के अंदर है तभी उस लड़की में उस लड़की की बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। वो एक भ्रूण होगी, वो एक बच्चा होगी छोटी सी, तभी उसकी बॉडी बनना शुरू हो जाती है। और तभी से ही उसका ओवरी बनता है और ओवरी के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाती है तभी। और उसके बाद बिल्कुल नहीं होता। तभी जितना होना है, जितना प्राइमरी oocyte बनना है बन जाएगा। लेकिन ये वाली प्रोसेस लड़कों में लगातार होती रहती है। कभी 1 से 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, फिर आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, फिर ये बनते रहेंगे, फिर आगे की प्रोसेस बनती जाएगी। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों में 1 लाख 2 लाख इकट्ठे बन जाएंगे, उसके बाद फिर कभी नहीं बनेंगे। जब लड़की अपने माँ के पेट के अंदर है और छोटी सी बच्ची है, तभी उसके ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे प्राइमरी oocyte बन जाएंगे। और उसके बाद उसका जन्म लेने के बाद एक भी प्राइमरी oocyte फिर नहीं बनेंगे, एक भी प्राइमरी oocyte फिर नहीं बनेंगे। इकट्ठे जितना बनना था बन गए। बात समझ में आ रही है। यहाँ फर्क है, इस बात को ध्यान रखना। लड़कों में ये प्रोसेस हमेशा होती रहेगी। कब से, 13 से 14 साल के बाद से, और जब तक उनमें हो सकती है तब तक होगी। मतलब लगभग मान लो 50-60 साल तक होती है लगभग उनमें। ठीक है। सो 13 से 14 साल से स्टार्ट होगी और मतलब बहुत लंबे समय तक चलेगी। लेकिन लड़कियों में ये प्रोसेस जब वो बच्ची थी, अपने माँ के पेट के अंदर थी, तभी उसके ओवरी में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। बात समझ में आ रही है। और जितना बनना था एक बार बन गए, उसके बाद अब फिर से ये प्राइमरी oocyte नहीं बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये भी आपके क्या होगा, 2n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, मियोसिस 2n है, और ये भी क्या है, 2n है। और ये भी आगे चल करके क्या करेगा, मियोसिस। ठीक है। अब लड़का तो 13-14 साल का है, वो आगे मियोसिस करके स्पर्म बना रहा है। ठीक है भैया, बात समझ में आती है कि लड़का अब थोड़ा जवान होने लगा है, वो स्पर्म बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन लड़की, वो तो अभी माँ के पेट के अंदर है,
उसने तभी ये सारी चीजें बना ली जब वो माँ के पेट के अंदर है, एकदम छोटी सी बच्ची है। क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है? नहीं। तो उसको होश आता है, अरे बाबा ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा मतलब उगोनिया बन रहा है, ओवा बन रहा है, अभी से थम जाओ, रुक जाओ, अभी नहीं बनाना। जब हम मैच्योरिटी में आएंगे, जब हम प्यूबर्टी में आएंगे, जब 12-13 साल 14 साल के होंगे, तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसको यहाँ जाके होश आता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए, अभी तो मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। तो उस समय जब मियोसिस फर्स्ट हो रहा होता है, तभी क्या होता है, प्राइमरी oocyte का डिवीजन रुक जाता है। इसी को हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड। क्लियर है इतनी बात? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड, तो वहां वो रुक जाती है। अब ये भाई साहब तो नहीं रुकेंगे क्योंकि ये 13-14 साल के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रुक जाएंगी क्योंकि इसने जब ये माँ के पेट के अंदर थी तभी से इसने ये बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसे रुकना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं रुकेगा। तो ये नहीं रुकेगा तो कहाँ तक जाएगा उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, हम यहीं कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखो प्राइमरी oocyte से क्या होगा, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके पहले 2 सेल्स बनाएंगी, इन 2 सेल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मेटोसाइट। अभी मियोसिस 1 हुआ है, हाँ, मियोसिस 2 स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे। मियोसिस 1 में 1 से क्या बना, 2 बना, मतलब एक सेल को हम डिवाइड करते दिखा रहे, वैसे सारे कर रही होंगी, ठीक है, जितने भी एक्टिव थी, यहाँ पे मैंने दिखाया ना, देखो मान लो यहाँ पे 3 एक्टिव थी, तो ये तीनों अपना डिवीजन करेंगी और एक सेल पहले 2 बनाएगी, पहले 2 बनाएगी। तो मैं एक को बता रही हूँ, मतलब एक के बारे में सोच के बता रही हूँ कि एक ने कितना बनाया, 2 स्पर्मेटोसाइट बनाया। वैसे ही आप बाकी के बारे में सोच लेना, अब इकट्ठे सारे लोग का थोड़ी बताऊंगी, एक का बता रही हूँ, बाकी सबको सेम मान लेना। तो एक प्राइमरी oocyte ने क्या बनाया, 2 सेकेंडरी oocyte बनाया, कैसे, मियोसिस 1 करके, ठीक है। अब मियोसिस करने के बाद मैंने क्या कहा था, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, तो ये सारी क्या है, हैप्लॉइड है। ये क्या बनती है आपकी, हैप्लॉइड बनती हैं। बात समझ में आई? दोबारा से क्या होगा, दोबारा से होगा आपका मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 करने के बाद 2 से क्या बन जाएंगे, 4, यानी कि ये 2 बनाएगी, ये 2 बनाएगी, टोटल कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4, यानी एक प्राइमरी oocyte से 4 क्या बन गए, 4 बन गए आपके स्पर्मेटिड्स। ये क्या बने, स्पर्मेटिड्स। और ये सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड है, यानी कि n है, स्मॉल n n n n, ये सारे क्या है, हैप्लॉइड। अब धीरे धीरे ये पूंछ अपनी उगाना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं, ये अपनी पूंछ उगाना शुरू कर देते हैं। देखो ध्यान से, धीरे धीरे इनमें पूंछ उगना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्हें दौड़ करके फीमेल के पास जाना है, लड़के फीमेल के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ करके जाते हैं। तो इसमें कैसे हो गया, कोई इसमें बुरा नहीं मानेगा, मैं बस याद कराने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो लड़के क्या करते हैं, फीमेल के पीछे दौड़ करके जाना चाहते हैं, इसलिए इनकी पूंछ जम गई ताकि ये दौड़ लगा सके। तो पूंछ जमने के बाद इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, या बहुत सारे को इकट्ठे कहना है तो स्पर्म कह लो, यही आपके स्पर्म्स हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्योंकि इन्हें दौड़ लगा के फीमेल तक पहुंचना है तो खाना पीना भी जरूरी है, इनको एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या कहते हैं, भैया हमको तो एनर्जी चाहिए, हम तो बिना एनर्जी के फीमेल के पास नहीं दौड़ के जा सकते। तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताई थी ना, ऐसी वाली ट्यूब, जो ऐसी वाली ट्यूब थी, जिनके अंदर कुछ सेल्स थे जिसे आप स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे, याद है, जिनसे ये बनना स्टार्ट हुए हैं, स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे जिसे आप। इसी के बगल में एक और सेल्स होती हैं, इसी के बगल में कुछ और सेल्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सर्टोली सेल्स हैं। तो ये जब बन करके तैयार होके आए तो बोले सर्टोली सेल्स हमको खाना चाहिए, क्योंकि हमें फीमेल के पास दौड़ के जाना है, हमको एनर्जी चाहिए, हमको खाना चाहिए। तो सर्टोली सेल्स कहती है ठीक है भैया आ जाओ। तो वो सर्टोली सेल्स में आके ऐसे धंस जाते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं,
ठीक है, वो क्या हुआ, सर्टोली सेल्स में आकर के धंस गए और उनसे अपना खाना लेते हैं। खाना लेने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि अब मैं फीमेल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं क्या हूँ, अब मैं फीमेल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। अभी हम रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से फिर वो बाहर निकलेंगे और कहेंगे अब हम पूरी तरह से तैयार हैं किसके पास जाने के लिए, फीमेल के पास जाने के लिए। तो अब मेल पूरी तरह से रेडी है, अब मतलब उसके पास स्पर्म बन चुका है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहती है, बॉडी में होते रहती है। अब ये तैयार हो चुके हैं फीमेल के पास जाने के लिए। सो अगर कोई मेल सेक्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसे आप कोइटस कहते हो, वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे और फीमेल के वेजाइना में एंटर कर जाएंगे और फिर उसके ओवा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर बेबी बनाने की कोशिश करेंगे। ये बाद की प्रोसेस है। फिलहाल स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं खत्म होती है, लेकिन इसमें दो प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है। क्या, देखो, एक, जब ये सर्टोली सेल से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। जब ये खा पी के सर्टोली सेल से बाहर निकल आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अच्छा, और एक, जब ये स्पर्मेटिड से क्या बन रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, जब ये थोड़े बड़े हो रहे हैं, इनकी पूंछ उग रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं, जेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने की पूरी प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, और स्पर्मिएशन मतलब होता है सर्टोली सेल से जब स्पर्म बाहर निकल जाए, ठीक है। एक बार इस पूरे को हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, ध्यान से देखो। थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, थोड़ा सा और जूम करूं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ, जब लड़का 13 से 14 साल का हो गया तब। और कहाँ स्टार्ट हुआ, उसके टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब है पतली सी, जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसमें दो तरह की सेल है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हुआ, पहले माइटोसिस हुआ ताकि उनकी संख्या बढ़ जाए। संख्या बढ़ने के बाद कुछ लोग आलसी हो जाते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं डिवाइड करेंगे, जिसको करना है वो करे। तो उनमें से कुछ सेल्स, जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, वो जिम्मा लेते हैं कि हम क्या करेंगे, हम स्पर्म बनाएंगे, बाकी लोग बनाए या ना बनाए, हम बनाएंगे। तो जो लोग हिम्मती हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये भी 2n ही है, ये भी 2n ही है, क्योंकि अभी तक मियोसिस हुआ नहीं। जब मियोसिस होगा तब जाके आपका n बनेगा, अदरवाइज 2n रहेगा। ये आपसे नंबर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कौन सा n है कौन सा 2n, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली बार मियोसिस करते हैं, मियोसिस फर्स्ट, जिससे वो बनाते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें मियोसिस 2 होता है, 2 से क्या बन जाते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ये 4 स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा इनमें पूंछ उगाती है। ये पूंछ उगे हुए कहते हैं कि अब हम दौड़ लगा के फीमेल के पास जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो खाना ही नहीं है, हम तो भूखे हैं। तो कहते हैं चलो हम सर्टोली सेल से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये सर्टोली सेल में जाके धंस गए और इनसे पूरा न्यूट्रिशन इन्होंने ले लिया। न्यूट्रिशन लेने के बाद कहते हैं अब तो हम तैयार हैं, और स्पर्मिएशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और अब ये कह रहे हैं हम तो पूरी तरह से तैयार हैं फीमेल के पास जाने के लिए। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है। ये कब हो रहा है, 13 से 14 साल के बाद लगातार मेल में होता जा रहा है, जब तक उसका रिप्रोडक्शन का एज खत्म ना हो जाए। पर डे लगभग ये प्रोसेस उनमें चलती जा रही है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा, ऐसा पर डे प्रोसेस उनके अंदर चलती जा रही है, जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज है, जब तक उनके सेल्स काम कर रहे हैं, जब तक उनके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। कब से, 13 से 14 साल के बाद से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्लियर है। अब आ जाते हैं फीमेल के पास कि फीमेल के पास क्या हो रहा है। फीमेल के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर से दोनों लोग को कंपेयर करके रिवाइज करेंगे, आपका पूरा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। देखो अब ध्यान दो, आ जाते हैं अपने मेन साइज पे। देखो जस्ट अ मिनट, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा तैयार हो गया। oogenesis कहाँ स्टार्ट हो रहा था, जब लड़की अपने माँ के पेट के अंदर थी, छोटी सी एकदम बच्ची थी, अभी वो पैदा भी नहीं हुई है, तभी उसके ओवरी में ऊगोनिया ने डिवीजन स्टार्ट कर दिया।
लड़के में 13-14 साल के बाद हो रहा था, लेकिन लड़की में जब वो अपने माँ के पेट के अंदर है, छोटी सी बच्ची है, तभी उसके अंदर ओवरी बन गई है, तभी उसके अंदर उगोनिया बन गई है और उगोनिया ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उगोनिया ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया और उसने क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte बना दिया। प्राइमरी oocyte बनाने के बाद वो आगे का डिवीजन भी करने लगी। मियोसिस फर्स्ट अपना उसने स्टार्ट कर दिया। देखो जरा ध्यान से, उसने मियोसिस फर्स्ट अपना स्टार्ट कर दिया। और मियोसिस में भी कई फेज होते हैं। मियोसिस में प्रो फेज होता है, मेटा फेज होता है, एना फेज होता है, टीलो फेज होता है, ऐसे फेज होते हैं। और प्रो फेज में भी कई सारे फेज होते हैं, मतलब लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, ऐसे कई सारे स्टेट होते हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट के जब प्रो फेज में आती है, प्रो फेज 1 के डिप्लोटिन में आती है, ये शब्द भी याद रखना, कई बार पूछा गया है। अब आप कहोगे मैम ये सब क्या है, डिप्लोटिन, प्रोफेज फर्स्ट, तो मैं सेल साइकिल में पढ़ाऊंगी बच्चों, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लो। सेल साइकिल में ये चीज हम एकदम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से आप ये वाला टॉपिक देख लेना, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। सेल साइकिल में बहुत जल्द करा दूंगी। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। देखो, तो प्राइमरी oocyte क्या कहते हैं कि प्राइमरी oocyte अभी होश में नहीं आया, वो मियोसिस फर्स्ट में आए और मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन फर्स्ट में आ गए। तब उन्हें होश आता है, अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ओवरी के अंदर अभी से, जब मैं छोटी सी बच्ची हूँ, अभी मैं पैदा भी नहीं हुई, तभी मेरे अंदर ओवा बनना स्टार्ट हो गया, तभी मैं रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जब 13-14 साल के होंगे तब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब पीछे तो जा नहीं सकते, तो सोचती है कि चलो अभी ही रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम अभी रुक जाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे ये इस फेज को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट। तो प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाती है, कौन से फेज में, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, डिप्लोटिन फर्स्ट में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। सो उसको होश आ गया कि मुझे अब नहीं करना, मुझे अब डिवीजन नहीं करना, लेकिन जितना बनाना था वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि उसने सारा ही बना डाला। मेल क्या करता है, मेल स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट समय समय पे बनाता रहता है, लेकिन फीमेल को जितना बनाना था उसने इकट्ठे बना लिया। अब वो एक भी प्राइमरी oocyte नहीं बना सकती अपने जन्म के बाद। ये लाइन आपको ध्यान रहे, अभी मैं पढ़वाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। फिर क्या होगा, ये कभी तो पैदा होगी और कभी तो 13-14 साल की होगी, है ना। तो मान लेते हैं इसका बर्थ हो गया, यहाँ से ये चीज़ अलग कर लेते हैं। इसका क्या हो गया, बर्थ हो गया। आफ्टर इसका क्या हो गया, बर्थ हो गया, और बर्थ के बाद इसकी क्या आ गई, प्यूबर्टी आ गई। क्या आ गई, प्यूबर्टी आ गई। बर्थ के बाद क्या आ गई, प्यूबर्टी आ गई। अब प्यूबर्टी के बाद वापस से मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट रीस्टार्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट रीस्टार्ट क्या होती है, रीस्टार्ट हो जाती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। रीस्टार्ट होगी तो क्या होगा, आपके प्राइमरी oocyte से क्या बनेंगे, दो क्या बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगी, सेकेंडरी oocyte बनेंगी। बात समझ में आ रही है, दो क्या बनेंगी, सेकेंडरी oocyte बनेंगी। लेकिन बात समझो, फीमेल को एक ओवा बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत लागत लगानी पड़ती है, और ओवा बहुत बड़ा होता है, स्पर्म बहुत छोटा होता है। छोटी चीज़ को बनाने में लागत कम आती है, बड़ी चीज़ को बनाने में लागत बहुत ज़्यादा लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फीमेल कहती है मैं दो प्राइमरी oocyte नहीं, फीमेल कहती है मैं दो सेकेंडरी oocyte नहीं बनाऊंगी, मैं तो एक सेकेंडरी oocyte बनाऊंगी, और एक फालतू है, एक को मर जाने दो, कोई मतलब नहीं, हम तो एक को संजो के रखेंगे। तो एक जो होता है, एक सेकेंडरी oocyte बनने की जगह एक छोटा, जस्ट अ मिनट, एक जो होता है वो सेकेंडरी oocyte बनने की जगह छोटा सा, और ये कैसा होता है, ये छोटा सा जो बना है ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट, अभी हम फिर से देखेंगे इस चीज को, ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी कि फीमेल के प्राइमरी oocyte ने जब डिवाइड किया, मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो उसने एक सेकेंडरी oocyte बनाया, एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का काम अभी तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए, इसका कोई खास काम होता नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ेगी और ये क्या करने लगेगी, मियोसिस 2। क्या करने लगेगी, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में भी कई सारे फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब फेज होते हैं। तो ये जैसे ही मेटाफेज 2 में आती है, मियोसिस का ही एक पार्ट है मेटाफेज 2, हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे।
जैसे ये मेटाफेज 2 में आती है वो सोचती है ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं, मुझे तो लड़के के पीछे भागना ही नहीं है, मुझे तो लड़कों के पीछे नहीं भागना है, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं, क्यों और डिवाइड करूं। इसको फिर से होश आता है, या अभी बेहोशी में चलती रहती है, फिर से इसको होश आता है कि मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मैं क्यों अपने आप को बर्बाद करूं। मैं तब तक नहीं एनर्जी वेस्ट करूंगी जब तक लड़का मेरे पास दौड़ के आ नहीं जाता। सो जब तक स्पर्म आ नहीं जाएगा इसके पास, तब तक ये जो सेकेंडरी oocyte है वो डिवाइड ही नहीं करेगी, वो डिवाइड ही नहीं करेगी। वो ऐसे मर जाएगी, उसे ठीक है, उसे मंजूर है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगी जब तक स्पर्म नहीं आ जाता। तो मियोसिस 2 में फिर से क्या हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है। और कब तक अरेस्ट रहती है, जब तक स्पर्म ना आ जाए, जब तक क्या ना आ जाए, जब तक स्पर्म ना आ जाए। जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी, स्पर्म एंट्री होगी, जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी तो ये क्या होगी, ये सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो वापस से डिवाइड करेगी, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो वापस से डिवाइड करेगी और एक छोटी सी फिर से वैसा बनाएगी, ये कहेंगे हम सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और दूसरा क्या बनाती है, ये बनाती है ओवम, इसी का तो इंतजार था, ये क्या बनाती है, ओवम बनाती है। बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन रिवाइज करते हैं, याद हो जाएगा। समझो बात को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हाँ तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान से सुनो, फीमेल जब अपने माँ के पेट के अंदर है तभी क्या होता है, उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte बनना स्टार्ट हो जाता है, और प्राइमरी oocyte बनने के बाद वो मियोसिस फर्स्ट अपना स्टार्ट कर देती है। जितना उसको बनाना था प्राइमरी oocyte वो इकट्ठे बना देती है, उसके बाद एक भी प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, इकट्ठे वो जितना बना पाएगी बना देगी। मान लेते हैं 1 लाख प्राइमरी oocyte उसने बनाया, जन्म लेने के बाद 1 लाख उसने प्राइमरी oocyte बनाया, फिर वो धीरे धीरे मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने लगती है, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन फर्स्ट में आई, उसे होश आया, अरे बाप मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ, मैं रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर रही हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। तो वो अपने जो पूरा मतलब प्राइमरी oocyte है उसको मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट कर देती है, रोक देती है, अरेस्ट, रुक जाओ अभी नहीं करना, जब हम 13-14 साल के होंगे तब करेंगे। तो जैसे ही इसका जन्म होता है और वो 13-14 साल की होती है, तो सारे जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो आपके धीरे धीरे, जैसे मान लो 1 लाख थे, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख सीधा सीधा मतलब क्या बना देंगे, आपके सेकेंडरी oocyte बना देंगे इकट्ठे, नहीं नहीं नहीं, हर महीने 1 महीने में एक प्राइमरी oocyte आएगा और वो क्या करेगा, वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte अटक जाएगा, किसमें, मेटाफेज 2 में। वो सोचता है जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक मैं ओवम क्यों बनाऊं, तब तक मैं ओवम क्यों बनाऊं। वो ओवम नहीं बनाता जब तक स्पर्म नहीं आ जाता। तो स्पर्म आया तो उसने ओवम बनाया, और अगर स्पर्म नहीं आया तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से होते हुए जो लड़कियां होती हैं उनके पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसका काम खत्म, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लड़कियों के पीरियड्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, कौन, सेकेंडरी oocyte। तो पीरियड्स में ओवा बाहर आता है या सेकेंडरी oocyte, तो आप कहोगे सेकेंडरी oocyte। ओवा नहीं बाहर आता, ओवा सिर्फ तभी बनेगा जब मेल का स्पर्म आएगा, और फीमेल के पीरियड्स हो रहे हैं, इसका मतलब मेल का स्पर्म वहां तक पहुंचा ही नहीं या फीमेल के बॉडी में एंटर ही नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, क्लियर है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि फीमेल वाला पार्ट थोड़ा टफ है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनो। फीमेल, जैसे मान लो कोई मदर है, मदर के पेट के अंदर एक छोटी सी बच्ची है, फीमेल है, उस छोटी सी बच्ची में ओवरी बनना स्टार्ट हो गया, और ओवरी के अंदर oogonia ने डिवाइड करके क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बना लिया। प्राइमरी oocyte फिर से डिवाइड होके मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन फर्स्ट में आया। तो जैसे ही वो आया तो उसे होश आया, अरे मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं ओवा क्यों बनाने जा रही हूँ, मैं रिप्रोडक्शन की तैयारी क्यों कर रही हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, मैं तो अभी माँ के पेट के अंदर हूँ, तो मैं रिप्रोडक्शन क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। उसे होश आ गया तो वो कहती है रुको, अरेस्ट, रुक जाओ, अरेस्ट हो गए तुम, रुक जाता है। तो वो क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन फर्स्ट में रुक जाता है, कौन, प्राइमरी oocyte रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। फिर लड़की का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो उसका बचपना आता है, फिर जाकर के वो प्यूबर्टी आती है, 12-13 साल की होती है।
अब कितने प्राइमरी oocyte थे हमारे पास? 1 लाख लगभग प्राइमरी oocyte थे। उसमें से जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वैसे वैसे कुछ प्राइमरी oocyte खत्म होते जाते हैं, मरते जाते हैं, वो लोग डिमोटिवेट होता जाते हैं, अरे हम तो रिप्रोडक्शन के लिए बनने जा रहे थे, अब क्या काम, इसने 13 साल इंतजार करा दिया, तो वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो जैसे फीमेल प्यूबर्टी तक आती है उसके पास 60,000 से 80,000 तक oocyte, प्राइमरी oocyte बचते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte वहाँ पे बचते हैं। कब? जब वो 12 से 13 साल की होती है। अब 12 से 13 साल की हो गई, अब उसे मन किया कि हाँ अब चलो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सोचती है सारे को इकट्ठा क्यों करना, ये तो बचपन में हमने बेवकूफ़ी कर ली थी कि सारे को इकट्ठा बना दिया था, फिर आधे से ज़्यादा मर गए, हमारे लगभग आधे हमारे मर गए, तो क्या फ़ायदा इकट्ठे सबको सेकेंडरी oocyte बना देने का, हम तो एक एक करके बनाएंगे। महीने में एक प्राइमरी oocyte क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte बनने के बाद भी मियोसिस सेकेंड की स्टेज में वो अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। वो सोचती है जब तक स्पर्म नहीं आ जाता तब तक हम अपने प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte को ओवा नहीं बदलने देंगे, और अगर स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू इस सेकेंडरी oocyte को हम बहा देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं। फिर अगले महीने क्या होगा? एक प्राइमरी oocyte एक सेकेंडरी oocyte में बदलेगा और मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट हो जाएगा। स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से पीरियड्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। फिर अगले महीने क्या होगा? फिर अगले महीने एक और प्राइमरी oocyte क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte बनाएगा। फिर वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। फिर स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से पीरियड्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी प्रोसेस होती है फीमेल में। अब इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। आई नो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग था। ठीक है, देखो यहाँ तक सब कुछ सेम था, लेकिन बस इसके बचपन में ये चीज़ हो रहा था और मेल में क्या हो रहा था, जब वो 13 से 14 साल का है तब हो रहा था। फिर सारी प्रोसेस होते होते आई, मेल में एक स्पर्मेटोगोनस से 4 स्पर्म बने, लेकिन फीमेल में एक से एक ही ओवा बन पाता है क्योंकि 2 क्या बन जाती हैं? पोलर बॉडी बन जाती हैं। ये भी बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यही फीमेल का नखड़ा खत्म नहीं होता, फीमेल एक और नखड़े दिखाती है। क्या नखड़े दिखाती है मैं बताती हूँ आपको। देखो, oogenesis, क्या अभी नखड़ा वाली बात हम पढ़ रहे हैं इसी में आएगा। oogenesis मतलब प्रोडक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम oogonia। ये तो हम समझ चुके हैं कि ओवा का प्रोडक्शन कैसे, oogonia से। स्टार्टेड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब माँ के पेट के अंदर वो है तभी वो स्टार्ट हो जाता है। oogonia से क्या बनना? oogonia से प्राइमरी oocyte बनना, तभी स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? ऑल द oogonia आर फॉर्म्ड इन फेटल स्टेज। फीटल होता है, ये फीटल है। फीटल स्टेज मतलब कि जब वो बच्ची है, माँ के पेट के अंदर है, तभी जितने भी oogonia है वो क्या बना देते हैं? वो बन जाते हैं, और वो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं प्राइमरी oocyte। इसके अलावा इसके बाद एक भी प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा। क्लियर है? मियोटिक डिवीजन गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड इन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, और अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कहूँ तो इसमें भी डिप्लोटीन फर्स्ट में। डिप्लोटीन फर्स्ट में क्या होता है? अरेस्ट हो जाता है। कौन अरेस्ट हुआ है? प्राइमरी oocyte अरेस्ट हुआ है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte तब तक इंतजार कर रहा है जब तक वो क्या ना बना दे, जब तक वो मतलब 13-14 साल की ना हो जाए, तब तक प्राइमरी oocyte सारे इंतजार करें कि कब मैं सेकेंडरी oocyte में बदलूंगा, कब मैं सेकेंडरी oocyte में बदलूंगा। लेकिन वो इंतजार करने में वो क्या हो रहे हैं? कुछ लोग मरते जा रहे हैं। लगभग 1 लाख थे जब उसका जन्म हुआ था, तो धीरे धीरे कुछ लोग इंतजार में सूखते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो बॉडी सोचती है क्यों ना इनको ना हम प्रोटेक्ट करके रखें, क्यों ना इनको हम प्रोटेक्शन दें ताकि ये मरे ना। तो बॉडी क्या करती है, फीमेल की बॉडी, कि प्राइमरी oocyte को सराउंड कर देती है, मतलब घेर घार देती है ए लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से। किससे? ग्रैन्युलोसा सेल से उसको घेर घार देती है। और जब कोई प्राइमरी oocyte कुछ सेल से घिर जाता है ताकि वो सूखे ना, वो मरे ना, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब तक फीमेल का वो अरेस्ट है तब तक सारे प्राइमरी oocytes कैसे बन चुके हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बन चुके हैं वो? प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके हैं। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में भी कुछ कुछ का प्रोटेक्शन काम नहीं आता, वो भी कुछ मर जाते हैं। फिर हमारे पास एट लास्ट
60,000 से 80,000 सिर्फ बचते हैं। शुरुआत में कितने थे? 1 से 2 लाख थे, 1 लाख के लगभग थे शुरुआत में, 1 से 2 लाख थे। और लास्ट में कितने बचते हैं प्यूबर्टी के समय? 60,000 से 80,000 हर एक ओवरी में। ओवरी 2 होती है, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 बचते हैं। कौन? प्राइमरी फॉलिकल। हमने उसे घेर घाट दिया है, प्राइमरी oocyte को बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल से हमने घेर दिया है, और घेरने के बाद उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। अभी मैं बना के बता दूंगी, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर, आगे चल के और भी लेयर से घिरते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक लेयर से हमने घेरा तो भी मरते जा रहे हैं, तो बॉडी सोचती है क्यों ना उसको और तगड़ा घेर दिया जाए। और तगड़ा जब घेर देते हैं तो, और ग्रैन्युलोसा सेल से जब घेर देते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है टर्सरी फॉलिकल में, और उसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसमें पानी भर जाता है, जिसे हम कहते हैं एंट्रम। उस कैविटी को अब समझो इस बात को। मैं जानती हूँ आपको ये बात समझ में नहीं आई, मैं हूं ना समझाने के लिए, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना समझाने के लिए। देखो, फीमेल है, मैं जानती हूँ ये टफ पार्ट है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। फीमेल है, फीमेल का क्या है? फीमेल के ऊगोनिया से क्या बना? ऊगोनिया से बन गया प्राइमरी oocyte। क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। और ये क्या हो गया? अरेस्ट हो गया है, अरेस्ट हो गया है। तो प्राइमरी oocyte मान लो ऐसा दिखता था, ये क्या था? हमारा प्राइमरी oocyte था। अब बहुत सारे प्राइमरी oocyte है, बॉडी देख रही है ये तो मर रहे हैं, ये तो इंतजार में मर रहे हैं, 13-14 साल इनको इंतजार करना है। जब तक लड़की 13-14 साल की नहीं होगी तब तक हम सेकेंडरी oocyte नहीं बना सकते, हम तो अरेस्ट हैं। तो क्यों ना अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, अपने आप को बचा करके रखा जाए। तो जब तक लड़की 13 साल की नहीं हो जाती है, अभी 13 साल की नहीं हो जाती है, तब तक धीरे धीरे ये अपने किनारे किनारे कुछ सेल्स जमा करना, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर दिए? कुछ सेल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रही है? इन सेल्स को हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको प्राइमरी oocyte तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से इसके क्या घिर गया? ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये तो पीला वाला प्राइमरी oocyte है ना, तो अब इस पूरे को हम कह देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल भी बॉडी देखती है, कुछ समय तक प्राइमरी फॉलिकल बने रहे, अब बॉडी देखती है प्राइमरी फॉलिकल भी मरने लगे हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं इंतजार में। तो बॉडी सोचती है क्यों ना इसको और घेर दिया जाए, और प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ताकि ये मरे ना, ताकि ये सूख करके मरे ना। तो बॉडी क्या करती है? इन्हें और घेर देती है। ये आपका क्या है? ये आपका है प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो आपका क्या है? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के किनारे किनारे क्या है? ये बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। अब बॉडी सोचती है इतने तो पहले से थे, अब लाओ इसे और घेर देते हैं, लाओ और घेर देते हैं, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? और थोड़ा सा प्रोटेक्शन हम बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं। प्रोटेक्शन बढ़ाने के बाद क्या होगा? अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे इसे? सेकेंडरी फॉलिकल। और धीरे धीरे ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये आपस में क्या है ना, ये आपस में टकराते 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 छोटा सा बीच में स्पेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? छोटा सा स्पेस बना देते हैं। समझो बात को, मैं जानती हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको इजी से इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे से क्या होगा? अच्छा, जब ये चीज मतलब धीरे धीरे स्पेस बनाते हैं ना, तो उसी दौरान जब तक ये ऐसा था, अब ये क्या होगा? अब ये धीरे धीरे टकराते 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 अपने किनारे थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्राइमरी oocyte, और इसके किनारे किनारे क्या है? बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। क्या है? बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। क्या है? बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे क्या है? ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ सेल्स क्या होते हैं? आपस में किनारे होने लगते हैं। यहाँ पे आपस में किनारे होने लगते हैं, ऐसे किनारे किनारे होने लगते हैं, आपस में टकरा उकरा के ऐसे किनारे होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में एक कैविटी बन जाती है, मतलब खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह के अंदर हल्का हल्का फ्लूइड भर जाता है कुछ, तो इस जगह को हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम मतलब फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या कहते हैं? फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात।
आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जहां एंट्रम बन गया, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल, ये जो पूरा अब बन गया है ना, ये पूरा, इस पूरे को अब हम क्या कह दे रहे हैं, टर्सरी फॉलिकल कह दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब तक टर्सरी फॉलिकल बनता है तब तक क्या होती है, अच्छा ये सारे में बनेगा, मतलब सारे प्राइमरी oocytes में ऐसा बन जाएगा। कुछ लोग तो मर जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन सारे में बन जाएगा, सारे में। मतलब 1 लाख जो थे उनमें से मान लेते हैं 10-20 हज़ार मर गए, 80,000 बचे, तो 80 हज़ारों में ये बन जाएगा, ठीक है, सारे में। उसके बाद जब तक ये बनता है तब तक फीमेल क्या हो जाती है, जब तक ये धीरे धीरे बनता है तब तक फीमेल क्या हो जाती है, 13 से 14 साल की हो जाती है, यानी कि उसकी प्यूबर्टी आ जाती है। तब तक क्या होता है, उसकी प्यूबर्टी आ जाती है। अब प्यूबर्टी आने के बाद, ये तो सारे लोग बने थे, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद वो होशियारी करती है, कहती है महीने में हम एक ही को आगे चल करके सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, बाकी लोगों को नहीं बनाएंगे, हर महीने एक एक को बनाएंगे। तो लगभग कितने हैं आपके, 60,000 से 80,000 बचे हुए हैं। तो आपके एक एक करके, एक ओवरी से एक बार, एक ओवरी से अगली बार, इस महीने इस ओवरी से, दूसरे महीने इस ओवरी से, ऐसे एक एक करके वो क्या करती है, अपना सेकेंडरी oocyte बनाती है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है वो इसी के अंदर, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर क्या बना लेता है, डिवाइड होके वो बना लेता है सेकेंडरी oocyte। देखो ऑरेंज कलर से दिखा रही हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte बना दिया। और साइड में कहीं छोटा सा पोलर बॉडी बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जैसे ये बनता है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर होते होते, पूरे महीने भर मैच्योर होते होते एक नए टाइप का सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। उस नए टाइप का, अब मैं ऐसे गोंज दे रही हूँ, एक एक सेल बनाने में टाइम लग रहा था तो मैंने ऐसे गोंज दिया। अब उसे हम कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यही जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे ना, यही बहुत सारे धीरे धीरे वो लोग मैच्योर होने लगे, धीरे धीरे बड़े मैच्योर होने लगे। तो उन्हीं ग्रैन्युलोसा सेल्स को पहले तो हम टर्सरी फॉलिकल कह रहे थे, अब हम इसे टर्सरी फॉलिकल ना कह के ग्राफियन फॉलिकल कहने लगेंगे, जब इसमें सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बन गया। यही ग्राफियन फॉलिकल अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकेंड में, मतलब मेटाफेज सेकेंड में, मेटाफेज मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाती है। और अब इंतजार करती है कि अगर स्पर्म एंट्री हुआ तो ये क्या करेगी, ये ओवम बनाएगी और प्लस क्या बनाएगी, प्लस सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगी, मतलब सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, ठीक है। प्लस क्या बनाएगी, यहां पे लिख देती हूं, ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, पोलर बॉडी। और सेकेंड पोलर बॉडी तो खत्म हो जाएगी, ओवम स्पर्म से मिल करके जाइगोट यानी कि बच्चा बना देगा। और अगर स्पर्म नहीं आया, नो स्पर्म, तो ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसे फट जाएगी और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा, वो आपका बाहर निकल जाएगा, और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये सेकेंडरी oocyte आपका बाहर निकल जाएगा और पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसके थ्रू ये बह करके फीमेल की बॉडी से चला जाएगा। फिर अगले महीने एक और प्राइमरी, ये जो यहाँ तक तो सारे लोग बने हुए हैं ना, यहाँ तक तो सब कुछ बना हुआ है। एक और क्या होगा, एक और प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte में, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ओव्यूलेशन होकर क्या हो जाएगा, बह जाएगा। फिर अगले महीने यही प्रोसेस दोहराती जाएगी। यहाँ आपका पूरा फीमेल का जो oogenesis है वो खत्म होता है। टफ है मैं जानती हूँ, लेकिन इतना समझ लेना तो समझ लो लगभग पूरा चैप्टर ही समझ चुके हो आप, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आई होगी। एक बार हमने थ्योरी जो मैं लिख के लाई हूँ उसको पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बन जाता है, वही बात लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में कि धीरे धीरे वो क्या होता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बन जाता है। जैसे ही आपका टर्सरी फॉलिकल बना उसके बाद धीरे धीरे फीमेल क्या होता है, 13-14 साल की हो जाती है। फिर एक एक करके जो भी आपके सेकेंडरी oocyte है, जो भी आपके प्राइमरी oocyte है, वो आगे चल करके सेकेंडरी oocyte में बदल जाते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जितना मैंने पढ़ा है उससे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाती है मैच्योर फॉलिकल में, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी oocyte
सेकेंडरी ओसाइट, ये कुछ और लिखा था, सेकेंडरी ओसाइट से टर्सरी फॉलिकल बनता है और टर्सरी फॉलिकल में एक और बात याद रखना, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, एक और छोटी सी चीज़ भूल गए हम, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं। जब यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल बना, इसे हम टर्शरी फॉलिकल कह रहे हैं ना, तो जब ये टर्शरी फॉलिकल बना तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे एक लेयर बन जाती है इसके किनारे किनारे, इसके किनारे किनारे क्या बन जा रही है, एक लेयर। उस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। इस चीज को हम लिखना भूल गए थे, बस इतना सा भूल गए थे, बाकी सब सही है। तो सेकेंडरी ओसाइट के किनारे किनारे क्या हो जाती है, जोना पेल्यूसिडा बन जाती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और रिलीज कर देता है सेकेंडरी ओसाइट को, और दिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, अगर स्पर्म एंट्री हुआ तो ओवा बन जाएगा, स्पर्म एंट्री नहीं हुआ तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगी। मेंस्ट्रुएशन से पीरियड्स के ब्लड जो आते हैं उससे ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी में इमेज दे रखा है, वही बात है कि प्यूबर्टी में स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे भी वही चीज़ दे रखा है, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी से सेकेंडरी और पोलर बॉडी बना, सेकेंडरी से ओवम बना और आपका सेकेंड पोलर बॉडी बना। इतना सा आपका है। अब हमें सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। अब हम गैमेटोजेनेसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आ गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार है। लेकिन अभी गैमेटोजेनेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अभी जाना नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपसे मिस हुआ है, वीडियो को पीछे करके देख लो, 100% समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझाया है और हर एक चीज़ क्लियर की है। सो आप भरोसा रखो, आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने डाल रखा है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। 2022 का आपका क्वेश्चन है कि oogenesis किस समय स्टार्ट होती है। फटाफट बता दो, बिल्कुल आसान सी बात है, कई बार मैंने रिपीट कर दिया। मैं वेट नहीं कर रही हूँ आपका, मैं मान के चल रही हूँ आप वीडियो पॉज करके आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। इसका आंसर जाएगा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज। क्या आंसर जाएगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि जब वो माँ के पेट के अंदर होती है छोटी सी बच्ची, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होता है? मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का कब कंप्लीट होता है? मैंने आपको बताया था कि वो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाती है। कब तक अरेस्ट हो जाती है बताओ फटाफट। Prior to ovulation, at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm and ovum। मैंने कहा था जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक वो सेकेंडरी oocyte ओवा नहीं बनाएगी। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से पहले, यानी कि शुक्राणु जो स्पर्म है वो ओवा के पास आ गया है, तभी जा करके वो क्या करेगी, अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। सीक्वेंस बता दो कैसे कैसे स्पर्म फॉर्म हुआ। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। हमने देखा था स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना था, स्पर्मेटोसाइट। तो ये यहाँ के भी गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बना, फिर इससे स्पर्मेटोजोआ बना। बिल्कुल सही बात है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोसाइट बना, गलत बात है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बन गया, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बना, फिर स्पर्मेटिड्स बना, यहाँ गलत हो गया। इसलिए बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कौन सा था? 2n कौन सा था? फटाफट से बता दो। स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड्स। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर दे दो। जाहिर सी बात है स्पर्मेटोगोनिया आपका 2n था, क्योंकि यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जाहिर सी बात है ये 2n ही होगा। बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे आपके n होते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। स्पर्मेटोगोनिया आंसर था। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पा रहा है आपके टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। आई होप आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।